बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज शुभम वाजपेयी और आज हम हिस्ट्री के पार्ट नंबर 4 को लेकर आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैदिक साहित्य की। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी वैदिक सभ्यता के बारे में, जिसका ये एक पार्ट बच गया था, जिसमें हम आज वैदिक साहित्य के बारे में देखेंगे। वैदिक साहित्य के अंतर्गत हम ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और सामवेद के बारे में देखने वाले हैं। इसके बाद ये जो पूरा पार्ट है आपके लिए तैयार किया गया है माय PDF के, और PDF आपको इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आपने अभी तक हमारे पिछले हिस्ट्री के पार्ट नहीं देखे हैं तो उनको वीडियो को भी आप देख लीजिएगा, ताकि आपको हिस्ट्री का पूरा नॉलेज मिल सके। साथ ही आप इन PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आप उसको बाद में पढ़ भी सकें। नोट्स जो बनाए गए हैं वो NCERT और लूसेंट की बुक के जो समरी होती है, जो सार होता है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको लेकर बनाए गए हैं। तो नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं वैदिक साहित्य पर। इससे अच्छे नोट्स पूरे यूट्यूब के इतिहास में और पूरे जितने भी वीडियो हैं कहीं पर ऐसे नोट्स आपको नहीं मिलेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा। और साथ ही हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं वैदिक साहित्य। बहुत ही आराम से आज पढ़ेंगे अपन वैदिक साहित्य के बारे में। वैदिक साहित्य जो है इसको दो भागों में बांटा गया है। वैदिक साहित्य में जो है एक ऋग्वैदिक काल है और एक उत्तर ऋग्वैदिक काल है। वो जो लिखा है कि ऋग्वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, तो एक है ऋग्वैदिक काल और उत्तर ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में हम बात करेंगे ऋग्वेद की, और उत्तर ऋग्वैदिक काल जो रहेगा उसमें अर्थवेद, सामवेद और यजुर्वेद की बात होगी। तो ऋग्वैदिक काल जो रहा है उसमें ऋग्वेद बस आता है। दूसरा नंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत का सर्वप्राचीन ग्रंथ जो है वो वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन है, जिसे हम वेदव्यास के नाम से भी जानते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। साथ ही वेदों की संख्या जो है वो वेदों की संख्या 4 है, जिसके अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये क्रमशः जो वेद दिए गए हैं। प्रथम 3 वेदों को वेदत्रयी कहा जाता है अथर्ववेद को छोड़कर। ये पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि पूछा जाता है कि किस किस वेद को वेदत्रयी में शामिल है, कौन सा वेद शामिल नहीं है। तो अथर्ववेद ऐसा वेद है जो वेदत्रयी में शामिल नहीं है, बाकी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद वेदत्रयी में शामिल हैं। उसके बाद हम बात करते हैं वैदिक साहित्य को अपौरुषेय व नित्य भी कहा जाता है। कहीं ऑप्शन मिले अगर आपको ऐसा, तो वैदिक साहित्य को अपौरुषेय और नित्य भी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद के बारे में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, यह आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, जिसकी रचना संस्कृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में हुई है। ठीक है। आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा हुआ? चूँकि वैदिक सभ्यता पूरी आर्यों की है, तो ये आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, जिसकी रचना संस्कृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में की गई थी। ऋग्वेद में देवी देवताओं के लिए प्रार्थनाएं संकलित हैं एवं भक्ति भाव की प्रधानता है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि ऋग्वेद जो है उसमें देवताओं के लिए प्रार्थनाएं संकलित की गई हैं, और साथ ही भक्ति भाव की प्रधानता इस वेद में है जो लिखा गया है। अब इस वेद में क्या क्या है, कितने पार्ट हैं, क्या है, पूरा देख लेते हैं। तो इसमें यह है कि ऋग्वेद में 3 पार्ट हैं, 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं तथा 10,462 रचनाएँ हैं। तो 3 पार्ट जो हैं उनको हम देख लेते हैं पॉइंट वाइज कि 3 पार्ट कौन कौन से हैं। तो पहला पार्ट है साकल पार्ट है, जिसमें 1017 सूक्त जो हैं वो संकलित किए गए हैं। दूसरा पार्ट जो है वो बाल खिल्य पार्ट, जिसमें 11 सूक्त संकलित किए गए हैं। तीसरा पार्ट जो है वो वास्कल, जिसमें 56 सूक्त हैं, परंतु यह जो है पार्ट वो उपलब्ध नहीं है, तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। अब उसके बाद हम बात करते हैं मंडलों के बारे में। तो गोत्र मंडल इसमें सबसे पहले नाम आता है। तो मंडल में गोत्र मंडल क्या है वो देख लेते हैं। तो ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडल सबसे प्राचीन हैं। इन्हें गोत्र मंडल भी कहते हैं, क्योंकि इन मंडलों की रचना किसी खास गोत्र से संबंधित एक ही परिवार ने करी थी। इस प्रकार गोत्र का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि गोत्र का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो गोत्र का प्रथम उल्लेख हमें मिलता है ऋग्वेद में। साथ ही 2 से 7 मंडल तक जो हैं वो गोत्र मंडल कहलाते हैं। अब ऋग्वेद के तीसरे मंडल में विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी परीक्षा में आसानी से पूछ लेता है। तो याद रखना है कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र है, तो वो विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। साथ ही हम बात करते हैं ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है वो देवता सोम को समर्पित है। इस बात को भी आपको याद रखना है कि 9वें मंडल में देवता सोम को समर्पित किया गया है। और इसके बाद हम बात करते हैं 1, 8, 9 व 10वां मंडल जो है उनको परवर्ती काल का मंडल कहते हैं। 1, 9, 8, 10 का जो मंडल है वो परवर्ती काल का मंडल है। चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। तो 10वें मंडल के एक भाग पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम चातुर्वर्ण समाज की कल्पना की गई है तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को
क्रमशः ब्रह्मा जी के मुख, भुजाएं, जांघ, पैरों से जन्म होना बताया गया है। इसका जो 10वां मंडल है उसके पुरुष सूक्त में जो है चातुर्वर्ण समाज के बारे में बताया गया है, जिसमें ब्राह्मण का जन्म ब्रह्मा जी के मुख से, क्षत्रिय का जन्म जो है ब्रह्मा जी की भुजाओं से, वैश्य का जन्म ब्रह्मा जी की जंघाओं से और शूद्र का जन्म ब्रह्मा जी के चरण पादुकाओं से या पैरों से होना बताया गया है। ये 10वें मंडल की बात हो रही है। इसमें मैंने मंडल की जानकारी को एक तरफ कर दिया है, रचनाओं की जानकारी को एक तरफ कर दिया है, सूक्तों की जानकारी को एक तरफ कर दिया है, जिससे व्यवस्थित रहे कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन बनता है, उसको आप आसानी से पढ़ सकें। बहुत ही सुंदर PDF बना है, आपको डिस्क्रिप्शन से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद बात करते हैं कि ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन है, जिन्हें खिल कहा जाता है। पूछा जाएगा कि खिल किन्हें कहते हैं, तो ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन है, जिन्हें हम खिल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ऋचाओं के बारे में। तो ऋचाओं के बारे में क्या जानकारी दी गई है? ऋग्वेद की कुछ ऋचाओं की रचना लोपमुद्रा, घोषा, सच्ची पौलेमी तथा कक्षावृत्ति नामक विदुषी स्त्रियों ने करी थी। मतलब इनमें से नाम पूछ लेगा कि ऋग्वेद की कुछ रचनाओं की रचना किसने करी है, तो लोपमुद्रा, घोषा, सच्ची पौलेमी तथा कक्षावृत्ति नामक विदुषी स्त्रियों ने करी थी। और इंद्र के लिए, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 एवं अग्नि के लिए 200 रचनाओं की रचना की गई है। इसको भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं सूक्त के बारे में। तो सूक्त के बारे में क्या जानकारी दी गई है उसको भी हम देख लेते हैं। तो सूक्त के बारे में पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में निर्गुण ब्रह्म का वर्णन मिलता है। मतलब ऋग्वेद में एक सूक्त है नासदीय सूक्त, उसमें हमें वर्णन मिलता है निर्गुण ब्रह्म का। पूछा जाएगा कि निर्गुण ब्रह्म का वर्णन कहाँ मिलता है, तो नासदीय सूक्त में ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में निर्गुण ब्रह्म का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद के संवाद सूक्त में भारतीय नाटक के आरंभिक सूक्त प्राप्त होते हैं। पूछा जाएगा कि भारतीय नाटक के आरंभिक सूत्र कहाँ प्राप्त होते हैं, तो संवाद सूक्त से प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद के अध्ययनकर्ता को होत्र कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ऋग्वेद के अध्ययनकर्ता को होत्र कहते हैं। सर्वप्रथम अयोध्या का उल्लेख कहाँ पे मिला हुआ है, तो वो ऋग्वेद में मिला हुआ है, अयोध्या का उल्लेख सर्वप्रथम। तो इसके बाद देखते हैं 8वां पॉइंट। ऋग्वेद में गांधारी प्रदेश पाकिस्तान स्थित रावलपिंडी व पेशावर जिला की भी चर्चा है, जो भेड़ के ऊन के लिए प्रसिद्ध था। ऋग्वेद में जो है वो गांधारी प्रदेश है, जो वर्तमान में पाकिस्तान स्थित रावलपिंडी व पेशावर जिला में है, उसकी भी चर्चा की गई है, जो भेड़ के ऊन के लिए प्रसिद्ध था। पॉइंट नंबर 9, ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर व गाय को अघन्या कहा गया है। अघन्या जैसे मारा ना जा सके, और इंद्र को पुरंदर कहा गया है ऋग्वेद में। इसको भी आपको याद रखना है। ये एक ही लाइन में 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि अघन्या किसको कहा जाता है, पुरंदर किसे कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद वामनावतार के 3 पगों का आख्यान ऋग्वेद में है। तो वामनावतार जो है उसके 3 पगों का आख्यान जो है वो ऋग्वेद में है। उसके बाद ऋग्वेद में 4 वर्णों के अलावा निषाद समुदाय, मतलब नाविक वर्ण, नाविक जो होते हैं नाव चलाने वाले, वो नाविक लिखा है, नाविक नहीं है। ऋग्वेद में 4 वर्णों के अलावा निषाद समुदाय नाविक वर्ण के बारे में भी बताया गया है। तो ये थी। इसके बाद हम देखते हैं 12 नंबर पॉइंट। 12 नंबर पॉइंट ये कहता है कि ऋग्वेद में 2 भाइयों का उल्लेख मिलता है, शांतनु और देवापी, जिसमें शांतनु राजा हैं और देवापी पुरोहित हैं। ये ऋग्वेद में 2 भाइयों का उल्लेख भी मिलता है, शांतनु और देवापी, जिसमें देवापी जो हैं पुरोहित हैं और शांतनु जो हैं वो राजा हैं। ठीक है। ऋग्वेद में रजाश्व व भृत्यु की कथाओं से स्पष्ट होता है कि पिता पर पुत्र का संपूर्ण अधिकार होता है। तो किसकी कथा से स्पष्ट होता है कि पिता पर पुत्र का संपूर्ण अधिकार होता है, तो वो है रजाश्व व भृत्यु की कथाएं। उसके बाद ऋग्वेद में मगध के लिए कीकट शब्द का प्रयोग हुआ है। ये और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ऋग्वेद में मगध के लिए कीकट शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ये थी हमारी PDF जो केवल ऋग्वैदिक काल पे थी। इसके बाद हम अगली PDF में देखेंगे उत्तर ऋग्वैदिक काल। चूँकि PDF काफ़ी लेंदी हो जाती है, काफ़ी बड़ी हो जाती है और वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाता है, तो मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। अगले पार्ट में हम उत्तर ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद के बारे में हम उसमें पढ़ने वाले हैं। बहुत ही सुंदर PDF बनने वाला है। अभी तक आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। साथ ही आप हमारे चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट में जाके, हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर 1 2 3 4 करके
वीडियो देख सकते हैं। ये हिस्ट्री का चौथा वीडियो है। साथ ही इसकी PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पर जाकर आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा लें, जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही MP जेल प्रहरी, MP पुलिस से संबंधित वैकेंसी से संबंधित जानकारी के लिए, फिजिकल की तैयारी की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम समय समय पर नए वीडियो अपलोड कर सकते हैं, नई जानकारी आपको दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।